हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव करेंगे वो हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा, या तो पॉलिटेक्निक होगा या तो आईटीआई होगा। अब बिहार बोर्ड में तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से सारा आज ही लेकर आए हैं और इसका एक पार्ट और करेंगे। लेकिन आज इसका पार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पार्ट में क्या देखेंगे, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसी को देखेंगे, और जो अगला पार्ट आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इसमें पूरा हम देखेंगे पीवाईक्यूज, बिहार बोर्ड का हो या तो पॉलिटेक्निक का हो या तो आईटीआई का हो, सबका आज हम देखने वाले हैं पीवाईक्यूज। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आज सुपर होने वाला है, क्वेश्चन बैंक तथा उसका पीवाई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देना प्रारंभ कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। और इसका आप लोगों को एक ट्रिक भी बताए थे। इसका क्या बताए थे ट्रिक, लीना का है मगर आलोक जी, लीना के नाना का है, इस तरह से ट्रिक बताए थे। इसका ट्रिक जो है ना, इसका ट्रिक क्रियाशीलता का ट्रिक यूट्यूब पे जाइएगा तो केमिस्ट्री का जादुई मंत्र के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो सबसे जो ज्यादा होता है ना लिथियम होता है, सॉरी क्या होता है एल, लीना के नाना का है। यहाँ पे ये तीन को अभी आप लोग याद कर रहे हैं, लीना के नाना का है मगर आलोक जी फेविकॉल निकाल टीन से। इसका पूरा एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से बताएं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी क्रियाशीलता में दिक्कत नहीं आएगा। तो इसमें बताइए सबसे क्रियाशील धातु यहाँ पे कौन सा मिल रहा है आप लोगों को, चार ऑप्शन में बताइए। तो सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे क्या Fe यानी लोहा, इसके बाद क्या है कॉपर। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा वो पोटेशियम होगा, इसके बाद क्या आएगा सोडियम, सबसे आगे आता है लिथियम। क्या आता है लिथियम सबसे हल्की भी धातु है, ये भी याद रखिएगा। और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बताइए पोटेशियम क्या होगा यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है। तो ध्यान से बताइएगा ऑक्सीकारक कौन होगा। ऑक्सीकारक पहले किसे कहते थे, ऑक्सीकारक किसे कहते थे, तो जिस अभिक्रिया का, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण हो उस पदार्थ को क्या बोलते थे ऑक्सीकारक। जिसका अवकरण हो रहा, अवकरण का मतलब क्या बोलते थे, अवकरण का मतलब क्या बोलते थे, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का क्या हो, वियोग हो, उसे क्या बोलते थे अवकरण अभिक्रिया। और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक, उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे बताइए, इसमें ऑक्सीजन संयोग हो रहा है, इसमें भी संयोग हो रहा है, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे, लेकिन ये जो है ना ऑप्शन नंबर 1 H2, अगर जहां पे भी बहुत सारा ऑप्शन बताए थे तो इसमें जहां पे भी आप लोगों को H2 मिले, ये क्या समझिएगा ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है ऑक्सीकारक, क्योंकि इसका अवकरण अभिक्रिया होता है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीकारक होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट से। ये बोल रहा है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ना तो वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप ही बताइए, जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेते के समय लेते हैं, जब जैसे छोड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ उसमें क्या आता है, आप लोगों को ताप आता होगा। क्या ताप आता होगा, बोलिएगा ताप कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आप ठंडी का दिन है तो एक ही रूम में अगर 10-20 आदमी बैठिएगा और सब सांस लेने के बाद क्या होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने के कारण उस रूम का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। अर्थात जब भी हम सांस छोड़ते हैं ना तो उससे थोड़ा थोड़ा क्या निकलता है, ताप निकलता है, उससे क्या निकलता है, थोड़ा सा ताप निकलता है। तो जैसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ उष्मा निकले, उष्मा अर्थात ताप की मात्रा में निकले, तो हम उसे बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसमें आएगा मुधन नोबल आएगा, क्या आएगा, मुधन नोबल आएगा। तो शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइए, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए और बताइए। ये बोल रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये क्या बोल रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप ही बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप लोग इतना तो जरूर जानते होंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो एक तरह से अवकरण भी हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों साथ साथ होने लगता है तो क्या बोलते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये CO लिखा हुआ है ना, CO, यहाँ से देखिए इससे क्या हुआ, CO से ऑक्सीजन निकल गया। क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। किसके साथ जुट गया, ये हाइड्रोजन के साथ जुट गया। अब जैसे ये CO के साथ ऑक्सीजन निकला, अब इससे ऑक्सीजन क्या हुआ, निकला, तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है तो इसका क्या हो जाता है अवकरण। इसका क्या हो गया, अवकरण।
इसका क्या हो गया अवकरण। अवकरण बोले तो इसका हो गया अपचयन। अवकरण का दूसरा नाम क्या है अपचयन। अब बताओ ये ऑक्सीजन किसके साथ जुटा, ये हाइड्रोजन के साथ। ये ऑक्सीजन किसके साथ जुटा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का हुआ है वो क्या हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो जब दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह की अभिक्रिया हो रहा है। तो जब दोनों अभिक्रिया एक साथ साथ हो तब उसे बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि बताइए यहाँ पे COO का CuO का क्या हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, तो बताइए इसमें क्या बताते हैं हम लोग, इसका हो रहा है अवकरण। इसका क्या हो रहा है अवकरण, अर्थात क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा पूरे अभिक्रिया किस तरह का है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन खाली इतना पूछता बल CuO का क्या हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, तब क्या बोलते हैं अवकरण हो रहा है, अर्थात इसका अपचयन हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक, अब देखिए आगे आप लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक ही वो यौगिक है और उसका बड़ा अणु है, और ये क्या हुआ दो अलग अलग अणुओं में टूट गया है। दो अलग अलग अणुओं में टूट गया है, तो ये किस प्रकार का विक्रिया होगा। तो जब कोई बड़ा यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो छोटे छोटे यौगिक के अणु का निर्माण होता है, तब उसे हम बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। संयोजन का मतलब हो जाता था जुट जाना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देना। इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है। ये देखिए क्या है, ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है एल्यूमिनियम। ये क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक तत्व है। ये क्या कर रहा है, देखिए Fe को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है। किससे, Fe से। बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोगों को मिलेगा केमिस्ट्री का जादुई मंत्र, उसमें क्रियाशीलता का पूरा ट्रिक बताएं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है और क्या है, लोहा कम क्रियाशील होता है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, लोहा को विस्थापित कर देगा। लोहा को क्या किया, विस्थापित कर दिया, और लोहा की जगह पे क्या गया, देखिए एल्यूमिनियम आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, लोहा को अलग से बाहर फेंक दिया। ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। आप ही बताइए, ये एक तत्व है, ये किसी यौगिक के तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बताइए ये क्वेश्चन में बताइए, देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है Cu प्लस ऑक्सीजन है और बना रहा है CuO। इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, कॉपर के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, कॉपर के साथ। अब जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा, जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। लेकिन जिसके साथ से ऑक्सीजन हट जाएगा उसका हो जाएगा अवकरण। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ जुट रहा है, Cu के साथ। Cu के साथ, तो यहाँ पे Cu का क्या होगा, ऑक्सीकरण। Cu का होगा ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या होगा, Cu बोले तो क्या, कॉपर। तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट होगा और राइट आंसर होगा। अवकरण नहीं होगा। अवकरण अगर इस तरह से रहता, देखिए मान लीजिए Cu है, इसको इस तरह से बनाता Cu प्लस हो, तो यहाँ पे क्या होता, CuO से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तब यहाँ पे इस पूरे का CuO का होता अवकरण। इस पूरे का क्या होता अवकरण, क्योंकि इस पूरे से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cu में जुट रहा है ऑक्सीजन, तो Cu का क्या होगा, ऑक्सीकरण। अवकरण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या बनता है, लेड नाइट्रेट। इसका पहले सबसे पहले इसका फार्मूला लिखिए। लेड मतलब होता है शीशा। शीशा का मतलब क्या हो गया, Pb। नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा ना, तो बताइए क्या क्या बनेगा बताइए तो क्या क्या बनेगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या होता है, हॉल ट्वाइज होता है। हॉल ट्वाइज भी लगा सकते हैं। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे ये बनता है, देखिए क्या बनेगा, N2O बनेगा और एक ठो बनेगा PbO मतलब क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये बनता है, ठीक ना, ये बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब इसको गर्म कीजिएगा तो इस तरह में टूट जाएगा। अगर अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो इसको संतुलित नहीं, तो इसको संतुलित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा। ये तो कभी बन ही नहीं सकता है, ये ऑक्सीजन खाली नहीं बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, N2 कहां से आएगा।
तो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। आप लोग ऑप्शन को भी देख के अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बन सकता है। सबसे पहले तो फार्मूला आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 को कट गया है, 9-10 कट गया, तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, अगला वीडियो में आप लोगों को बता ही देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। क्या है, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। देखिए, भोजन का दुर्गंधित होना कैसा अभिक्रिया है, कैसा क्या है, अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अभिक्रिया। मतलब जब भोजन दुर्गंधित हो जाता है, अर्थात भोजन जब ज्यादा समय तक रख दीजिएगा ना, तो भोजन थोड़ा गमकने लगता है, उसका एक अलग टाइप से उसमें दुर्गंध आने लगता है। तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भोजन, जब भी आप लोगों को दुर्गंध लगने लगा ना, तो समझ जाइएगा कि उस भोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और आप लोगों को बार बार बताना है कि ऑक्सीकरण अवकरण का मतलब होता है किसी चीज का सड़ना गड़ना, धातु का क्या होता है, सड़ना गड़ना। लेकिन यहाँ पे जो भोजन रखा हुआ है बन के, अगर वो गमकने लगा है, तो उसका मतलब हुआ उस भोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। उस भोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या इंपॉर्टेंट है। ये ITI है, बिहार बोर्ड सब में पूछा गया क्वेश्चन है। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया, जब हम लोग भोजन खाते ना, तो वो जब पच जाता है तो कैसी अभिक्रिया होता है, बताइए। जब कोई चीज पच जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, घटित हो जाता है। जब हमारा भोजन पच जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या तो उपचयन। अपघटन या तो उपचयन। अपघटन मतलब वो घटित हो गया, क्या हुआ, घटित हो गया। अपचयन का मतलब वो अवकरण हो जाना। मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टों में टूट के एकदम नन्ना, इतना भात मतलब चावल उवल कुछ भी खाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। का पचना कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया या तो उपचयन अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देखिए, अब आगे देखिए, बोल रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ये लिखते हैं Mg होता है, लेकिन इस पे +2 पावर होता है। क्या होता है, +2 पावर। और ऑक्सीजन पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन पे होता है -2 पावर। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे, देखिए आप लोगों को छोटा सा बता देते हैं पावर कैसे निकालते हैं। किसी भी धातु पे पावर निकालने का इसका एक अलग से वीडियो बना के ट्रिक बना देंगे। देखिए मैग्नीशियम का सबसे पहले बताइए परमाणु संख्या कितना होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है ना। इससे नजदीक जो है उत्कृष्ट गैस अर्थात निष्क्रिय तत्व का नाम बताइए। क्या होगा, नियोन। क्या होगा, नियोन। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। तो इसका मैग्नीशियम का हुआ 12। और जो भी है ना, जो भी इसके निकटतम अक्रिय गैस है, उसको क्या करिए, इसमें घटा दीजिए। इसमें घटा देते हैं, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, +2 बचेगा। क्या बचा, +2 बचा। अब +2 जैसी बता तो समझ गया कि मैग्नीशियम पे +2 पावर पाया जाएगा और ऑक्सीजन पे -2 क्यों पाया गया। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। और बताइए, इसके भी जो नजदीक होगा उत्कृष्ट गैस अर्थात निष्क्रिय गैस क्या होगा, नियोन। तब क्या कीजिए, इसमें भी क्या करना है, इसका परमाणु संख्या क्या 8 में क्या घटाना है, 10। जैसी घटाइएगा 10 आएगा, -2। तो हम समझ गए क्या आ गया, -2 आ गया। अब माइनस क्या बता रहा है, बोल ये ऑक्सीजन क्या है, अधातु। अगर माइनस आ गया तो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन है अधातु। यहाँ पे +2 आया है तो ये बता रहा है मैग्नीशियम क्या है, धातु है। इसका एक ट्रिक से अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे कि अभिक्रिया किस तरह से होता है और उस पर क्या पावर पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या थे, पहले उसका परमाणु संख्या लिखिएगा। यहाँ पे 12 था, 12 में से उसका नवीनतम निष्क्रिय तत्व का परमाणु संख्या घटाए। इसमें भी पहले 8 लिखे थे और घटाए थे। इसमें -2 आ गया था, इसमें क्या आ गया, +2 आ गया। तब ये जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया देखिए इस तरह से कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको फिर से लिखते हैं। क्या बताए थे, मैग्नीशियम पे क्या पावर आएगा, +2। क्यों आएगा, आप लोगों को बस समझ में आ गया। ऑक्सीजन पे क्या रहता है, -2 पावर। ये जब अभिक्रिया करता है ना, ये जब अभिक्रिया करेगा तो देखिए इस तरह से होता है कुछ। इसका जो होता है ना, इसका जो पावर होता है यहाँ पे आता है नीचे, और इसका पावर क्या होता है, इसके नीचे आ जाता है। सबसे पहले क्या होगा, MgO लिख दीजिए, MgO तो लिख दीजिए। और इस पे कितना है, -2। तो इसका पावर आ जाएगा, इसके यहाँ पे आएगा, मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना, मैग्नीशियम पे पावर 2 है, ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा। ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, MgO। क्या बन जाएगा, MgO। मतलब किसी भी अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होता है उसका सूक्ष्म रूप आंसर देते हैं। क्या देते हैं, सूक्ष्म रूप। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे आता, मान लीजिए O2, यहाँ पे H2 आ जाता है, यहाँ पे कितना आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मान आ गया 6।
तो ये अभिक्रिया नहीं दीजिएगा, ये क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, इस तरह से काटिएगा तो क्या होगा, 2 से काटिएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा 3। तो इस तरह से छोटा रूप में आंसर देते हैं, जैसे में मैथ में देते हैं ना, मान लीजिए आ गया 10 बटा कितना, 10 बटा गया 5, तो इस तरह से आंसर आप लोग कभी नहीं देते होंगे, इसको क्या करते होंगे, काट देते होंगे 5 से, जिसका राइट आंसर कितना देते हैं 2। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 तो आ गया, लेकिन इसको काट के MgO आंसर देंगे, क्या देंगे, MgO देंगे आंसर। तो जब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, MgO, क्या बनाता है, MgO, क्योंकि दोनों पे क्या रहता है, 2 पावर रहता है, एक पे प्लस रहता है, एक पे माइनस, एक पे प्लस एक पे माइनस होना बहुत जरूरी है, वरना विक्रिया नहीं करेगा। क्या करेगा, विक्रिया नहीं करेगा। एक धातु एक वो धातु होगा तभी ना मिलेगा, एक लड़का एक लड़कियां तभी ना उसका शादी हो सकता है, लड़का लड़का में शादी नहीं हो सकता, इसीलिए एक प्लस एक माइनस होना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक ट्रिक से भी बता देंगे, जब इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे कि अभिक्रिया किस तरह से होता है और किसी धातु पे क्या पावर पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, गैस का वर्णन यदि गैस का वर्णन यदि नीले लौह के साथ जल रहा है तो इसका क्या अर्थ है। मतलब गैस, अगर मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, वो नीले लौह से जल रहा है, जब वो जल रहा है तो उसका क्या प्रकाश निकल रहा है, नीला, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो आप लोगों को मोमबत्ती के हम एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे, मोमबत्ती का ज्वाला का एग्जाम्पल लेके बताए थे। तो ध्यान से देखिए, यदि नीला होगा तो नीला होगा तो क्या होगा, देखिए आप लोगों के फिगर भी लाएं, देखिए ध्यान से, ये अगर नीला हो, क्या हो नीला, तो नीला वाला देखिए बाहर वाला भाग है, ये क्या है, नीला है, नीला क्या होता है, बाहर भाग। इसमें कितना भाग होता है, 3 भाग। एक तो होता है क्या, यहाँ पे देखिए हो रहा है, तो बीच वाला पीला होता है और बाहर वाला क्या होता है, नीला। तो नीला होता है तो पूर्ण दहन, क्या, पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र, पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नीला का बाहरी भाग क्या है, नीला, क्या होता है, पूर्ण दहन माना जाता है। ये क्या होता है, सबसे बाह्य क्षेत्र होता है, क्या होता है, इसका सबसे बाह्य क्षेत्र होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, गैस का यदि नीले लौह के साथ जल रहा है तो इसका क्या समझेंगे, उस गैस का क्या हो रहा है, पूर्ण दहन इसमें नहीं माना जाएगा, उसका माना जाएगा क्या, अपूर्ण दहन। उसको क्या माना जाएगा, अपूर्ण दहन माना जाता है। जब गैस, कोई गैस आपके पास है, LPG है या तो CNG है, अगर वो क्या नीला लौह से वो जल रहा है तो वो क्या माना जाएगा, गैस का अपूर्ण दहन माना जाएगा। अब देखिए, छोटा सा मोमबत्ती वाला बताए थे, लेकिन ये गैस वाला गया, लेकिन आप लोगों को मोमबत्ती वाला बताए थे कि मोमबत्ती में 3 भाग होता है, मोमबत्ती में 3 भाग होता है। ये देखिए, सबसे पहले होता है केंद्रीय भाग, ये होता है क्या, प्रकाशमान मंडल, ये होता है प्रकाशहीन मंडल। क्या होता है, प्रकाशहीन मंडल, क्या होता है, बाहर में होता है प्रकाशहीन मंडल। अब देखिए, इसी से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा। बताइए क्या लिखा है, प्रकाशमान मंडल या तो प्रदीप्त ज्वाला का रंग कैसा होता है, जो प्रकाशमान मंडल होता है बीच वाला भाग। बताइए बीच वाला भाग का रंग कैसा है, पीला है। बीच वाला भाग का रंग कैसा है, बताइए ना, पीला। देखिए यहाँ पे आंशिक दहन का क्षेत्र, मध्य वाला भाग क्या होता है, पीला, मध्य वाला भाग पीला, और अंदर वाला भाग क्या होगा, काला, अंदर वाला भाग क्या होगा, देखिए काला, और सबसे बाहरी भाग क्या होता था, नीला, सबसे बाहरी भाग क्या होगा, नीला। तो 3 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, सबसे बाहरी भाग नीला होगा, ये सबसे गर्म भाग होता है, ये भी याद रखिएगा, ये नीला होता है तथा ये सबसे क्या होता है, सबसे गर्म भाग होता है। अब बीच वाला क्या होता है, कम गर्म होता है, बीच वाला कम गर्म होता है। और जो होगा ना, सबसे जो यहाँ पे देखिए, सबसे जो आ रहा है नजदीक में, जिसको केंद्रीय भाग बोलते हैं, ये सबसे कम होता है, सबसे कम गर्म होता है। ये सबसे कम गर्म होगा, ये सबसे ज्यादा गर्म होगा, ये सबसे कम हो गया और ये सबसे ज्यादा, ये क्या होगा, मध्यम हो जाएगा। ये बीच में है तो क्या हो गया, मध्यम हो गया, ये सबसे ज्यादा गर्म, ये सबसे कम गर्म, ये हो गया मध्यम। इसका रंग होता है देखिए नीला, इसका रंग होता है पीला, इसका रंग होता है काला। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाशमान मंडल का रंग कैसा होता है, तो पीला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाशहीन मंडल या तो अप्रदीप्त ज्वाला का मंडल, यानी मध्य वाला भाग, क्या बोलते हैं, मध्य वाला भाग। मध्य वाला भाग कैसा बताए थे, मध्य वाला भाग, मध्य वाला भाग ना होगा, क्या बोल रहा है बताइए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा, वो पूर्ण दहन, वो पूर्ण दहन यानी बीला मोमबत्ती का जलने वाला भाग क्या होता है, काला। ये जो केंद्रीय भाग होता है तो काला होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाशहीन मंडल या तो दीप्त ज्वाला का मंडल कैसा होता है, काला। तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें काला ऑप्शन है ही नहीं, तो एक ऑप्शन इसमें क्या बना लीजिएगा, काला। क्या बना लीजिए, एक ऑप्शन देखिए, उजला उजला 2 बार आ गया, यहाँ पे क्या होगा, काला होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, काला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मान लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा, प्रकाशहीन मंडल या तो अप्रदीप्त ज्वाला का रंग कैसा होता है, काला होता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर आता है, मोमबत्ती के ज्वाला के किस भाग का ताप सबसे कम होता है। ताप सबसे कम किसका होता था, केंद्रीय मंडल का। क्या होता है, केंद्रीय मंडल का सबसे कम, और जो सबसे बाहरी भाग होता था उसका सबसे ज्यादा। केंद्रीय मंडल का सबसे कम है, जो बीच वाला भाग है इसका क्या होता है, मध्यम होता है। तो केंद्रीय भाग का क्या होगा, सबसे कम होगा। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, मोमबत्ती के ज्वाला के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। तो किस भाग के तापमान सबसे अधिक होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो
क्या होगा, बाहरी भाग। क्या होगा, बाहरी भाग। बाहरी भाग का, बाहरी भाग का अर्थात क्या बोले तो प्रकाशहीन मंडल का। क्या होगा, प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीनी मंडल ना होता है बताइए तो क्या बोलते हैं, अपूर्ण दहन होता है। ये प्रकाशहीन मंडल होता है, प्रकाशमान मंडल बीच वाला होता है। क्या होता है, बीच वाला को बोला जाता है प्रकाशमान मंडल। इस क्वेश्चन का राइट क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 में ये देखिए आप लोगों को नहीं बताए थे थ्योरेटिकल में। क्या बोल रहा है, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो यहाँ पे देखिए द्रवभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी, एलपीजी गैस जो आप लोग खाना वाना बनाते हैं ना, उसका मुख्य अवयव क्या होता है, वो किस चीज का बना होता है। उसमें बहुत चीज रहता है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो रहता है वो क्या रहता है, ब्यूटेन। क्या रहता है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है देखिए ये होता है C4H10। क्या होता है, C4H10 होता है। C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन। तो जब भी पूछेगा द्रवभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, क्या बोलिएगा, ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप लोग जब गैस सिलेंडर में गैस भराते होंगे ना, तो क्या उसमें एक दुर्गंध निकलता है, क्या गैस एक आप लोगों को एक अजीब तरह से गमकता है, उसमें मिलाया जाता है। उसमें क्या करता है, मिलाया जा सकता है। क्यों मिलाता है, अगर कहीं पे गैस लीकेज हुआ तो कैसे पता चलेगा कि गैस लीकेज हो गया, तो वो जो दुर्गंध रहता है तो उस दुर्गंध से पता चल जाता है कि यहाँ पे गैस लीकेज हुआ है। तब उसको सुरक्षित करना पड़ता है कि अगर सुरक्षित नहीं कीजिएगा तो गैस अगर लीकेज है तो क्या हो सकता है, आग भी लग सकता है। अगर चिंगारी उसके पास गया, आग का चिंगारी गया तो आग भी लग सकता है। इसीलिए गैस को, एलपीजी गैस को दुर्गंधित युक्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकेप्टन। एथिल का, एथेन का, पहले एथिल का फार्मूला क्या होता है, C2H5। मरकेप्टन का क्या लिखिए, याद रखिएगा SH। क्या लिखिएगा, SH। ये हो गया आपका अनुसूत्र, ये हो गया नाम, एथिल मरकेप्टन। आप लोगों को सिंपल यही पूछा जाएगा, ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। ये क्या है, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। पूछ रहा है बल एलपीजी, एलपीजी गैस में जो दुर्गंधित युक्त क्यों बनाया जाता है, तो वो भी कारण बता दिए ताकि पता चल सके कि गैस लीकेज हो रहा है। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है इस तरह करके। और उसमें क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। ठीक, अब देखिए द्रवभूत पेट्रोलियम गैस तो हो गया, लेकिन एक ठो और गैस होता था, क्या, सीएनजी गैस। सीएनजी गैस यानी संपीडित प्राकृतिक गैस। सीएनजी को क्या बोलते हैं, संपीडित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य अवयव किस क्या होता था बताइए तो, ये किस चीज का बना होता था। तो ये जो बना होता था इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता था, मेथेन। क्या रहता है, मेथेन। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। इसी का दूसरा नाम क्या है, मार्स गैस। क्या है, मार्स गैस। इसका दूसरा नाम क्या है, मार्स। मार्स का मतलब होता है दलदली। मार्स का मतलब क्या होता है, दलदली। ये जो मेथेन है ना, दलदली भागों में पाया जाता है। मेथिल गैस आप लोग कहाँ मिलेगा, अगर गाय भैंस जुगारी कर रहा है ना, जुगारी, तो वहां से मेथिल गैस मिल जाएगा, गोबर से मिल जाएगा। अगर कहीं पे कचरा ज्यादा सड़ गया है तो वहां पे भी आप लोग, नली, नली अगर बहुत पुराना नली है तो नली को जब लकड़ी से उस तरह से उखाड़िएगा ना, तो वहां पे जो गंध आ रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मेथेन गैस। क्या, मेथेन। इसको दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसको मार्स गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मार्स गैस। और सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है, मेथेन होता है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। जितना भी एग्जाम में पूछा गया था पॉलिटेक्निक, ITI, बिहार बोर्ड ला लिए हैं, लेकिन और जो क्वेश्चन बचेगा 20 से 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होगा, वो अगले वीडियो में कल बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और कल कोशिश करेंगे कि लाइव आप लोगों के साथ आके बात करके आप लोगों को आंसर दीजिए, हम आराम से बात करें। तो आप लोग 10 AM में डेली तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।